हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की न्यायपालिका से संबंधित टॉप 40 जीके के ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 40 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए मास्टर वीडियो है और अभी तक की मैंने टॉपिक वाइज जितनी भी मास्टर वीडियो अपलोड की है उनकी प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस चैनल पे रात के 9 बजे एक वीडियो आती है डेली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप इस वीडियो को एक भी दिन मिस मत करिएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, एसएससी से लेके यूपीएससी तक, आईआईटी तक, किसी भी एग्जाम के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एक ही कोर्स से, दैट इज स्टडी 10 STUDY10 विदाउट एनी स्पेस आपको अप्लाई करना है। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपको एक ही साथ मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप जाइए, सौरभ मलिक नाम सर्च करिए, फॉलो कर लीजिए, या फिर मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, और प्लीज़ हर एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है? देखिए, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर आता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति होता है वो अन्य 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह से न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत करने का अनुभव होना चाहिए? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए 10 वर्षों के। ठीक है, आप भी आंसर कर रहे हो ना कमेंट बॉक्स में? चलिए, बहुत अच्छे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे दोस्तों, जो रिटायर हो चुके होंगे, उनको कहां पर मनाही है, यानी कि कहां पर उनको न्यायाधीश बनने की? बिल्कुल दोस्तों, भारत के किसी भी न्यायालय में वो न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुका है वो उससे नीचे किसी भी पोस्ट पर जज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल दोस्तों कौन सा है आपका? 124(7) के तहत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में अभी देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन सारे गलत हो गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय में टोटल अभी 33+1, मैं इस वाले ऑप्शन को सही कर देता हूँ। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों न्यायाधीश होते हैं वो 33+1, यानी कि टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें से तो कोई सा भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी आप लगा सकते हैं। और ये भी अनुच्छेद किस में आता है दोस्तों? आर्टिकल 124(1) के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम मूल संविधान की बात करें, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में 30+1 हो गए थे, और अभी रिसेंटली जो चेंज हुआ है वो 33+1 हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, डीआरडीओ, यूपीएससी, तो आप अनअकैडमी प्लस पर कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं एक ही जगह पर। वहां पर आप 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज, सभी वीडियोस, डाउट सेशन, देखिए डाउट सेशन में क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली टीचर से बातचीत कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सारे पीडीएफ नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। बाकी का कुछ भी और प्रॉब्लम होती है जो आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं किसी भी इंडिया में कोचिंग में या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती, वो अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाता है। जस्ट आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आता है, उसको डाउनलोड करना है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें। गेट्सअप के सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा है, भारत के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के विधि या किसी तथ्य के विषय में सलाह मांगना। तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति कभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके की किसी भी लॉ पर सलाह मांग सकता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है तथा उसे अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने और उसे बदलने का अधिकार भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को दोस्तों क्या प्राप्त है, इन चारों ऑप्शन में से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर सही आंसर रहेगा मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो बिल्कुल सीधा सा है भाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कहाँ पर आप सबसे लास्ट में अपील कर सकते हैं, यानी कि उससे आगे फिर आप कहीं पर नहीं जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ही होगा सबसे हाईएस्ट, जहाँ पर आप जाके अगर कोई भी केस या पिटीशन फाइल कराते हैं तो उसके ऊपर फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो जजमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो उसको आप कहीं पे भी रीपिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। बाकी हाँ ये होता है, अगर किसी को फांसी की सज़ा दे दी तो वो जा सकता है किसके पास में, राष्ट्रपति के साथ पास। तो बस ये हो सकता है, बाकी और कहीं पर हायर मतलब न्यायालय नहीं है कोई भी इससे ऊपर। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अंतरजातीय विवाद पर। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये आपको जरूर याद रखना है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इनमें से एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी उस टाइम पे। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए, मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनका संरक्षण करना, ये दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 ये आपका हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके पास यह शक्ति है कि वह किसी न्यायाधीश
को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली बार उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों कब किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किया गया था 1862 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए इससे पहले जो 15वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उससे पहले 60 वर्ष तक ये होता था। ठीक है, 60 वर्षों तक न्यायाधीश अपनी पद पर बने रहते थे, बट उसके बाद 62 वर्ष हो गया था। ये आपको याद रखना है, 15वें संविधान संशोधन 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ दोस्तों स्थित है आपकी इंदौर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उच्च न्यायालय ने बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया? बंद को असंवैधानिक घोषित किया था पहली बार किस उच्च न्यायालय ने? तो ये केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा प्यारे दोस्तों। कब किया था? ये किया था 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, के एम हेगड़े, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। के एम हेगड़े का जो कार्यकाल था वो भी आप नोट कर सकते हैं, 1967 से 73 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर करिए। बिल्कुल दोस्तों, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सबसे पहले हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली कौन थी? बिल्कुल सही दोस्तों, लीला सेठ थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और लीला सेठ 1978 में दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी और 1991 में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हमने कवर किया है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? बिल्कुल दोस्तों, संविधान द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 28 जनवरी 1950 में। कब? 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन समारोह संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में संपन्न हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। और आर्टिकल 124(1) के अनुसार भारत का एक उच्च न्यायालय होगा और मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए जो न्यायाधीश होते थे दोस्तों कितने होते थे?
1+7 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अदर जजेस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में चुनाव याचिका पर फैसला करने की शक्ति किसके पास है? तो प्यारे दोस्तों, उच्च न्यायालय के। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल दोस्तों, कानून का अधिनियमन, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? निर्णय विधि। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में कानून के स्रोत संविधान, कानून विधि, ठीक है, परंपरा कानून तथा केस लॉ है, यानी कि अलग अलग स्रोत हैं। एक तो केस स्टडी से होता है कि जो घटना हो गई उसके आधार पे कुछ कानून बनाना, कुछ है कानून विधि, जो विधि है, पारंपरिक कानून है, जो हमारे पुराने कानून कानून है उनके आधार पर। तो निर्णय विधि इसका सही आंसर रहेगा। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है। वो कहां पर है? चंडीगढ़ में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन किस में आता है दोस्तों? 219 में आता है, 219 आर्टिकल। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है? किया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, इसके लिए भी 10 वर्षों की रहेगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 217(2) के तहत आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत है? तो दोस्तों, ये आता है आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है आपका केरल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर रहेगा, जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में बताया भी था शुरू में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो गाइज ये हो चुका है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर बता देना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा भारत की संचित निधि पर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल कौन सा है? 125। देखिए, आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हुआ चल रहा हूं। गाइस, ये वाला क्वेश्चन आपका, हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? आई थिंक कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना। चलिए, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? ये मैं आपको बता के आया हूँ पीछे ही। तो प्यारे दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन था? बिल्कुल 15वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है, तो याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह किससे संदर्भित है? तो प्यारे दोस्तों, ये किससे संदर्भित है? इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल राज्य सरकार से, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर।
नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो महाराष्ट्र और गोवा रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने कौन सा बताया था? पंजाब और हरियाणा बताया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करते रहने हैं। नेक्स्ट है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 233 के अंदर। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? दोस्तों जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल आपका 235 के अनुसार जिला न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ जो अन्य न्यायालय होते हैं उन पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।